नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और आज हम भूगोल अध्याय 5 की प्राथमिक क्रियाओं के प्रश्न उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। इसमें आपके पेपर में पहले आपसे ये वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहले एक बार इन पर नजर डालते हैं कि वे किस प्रकार से आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल यहाँ पर मतलब है कि जिसे रोपा जाता है, जिसके बीज नहीं जमीन में बीज डालकर नहीं उसे बोया जाता, बल्कि उसकी पौध लगाई जाती है। और यहाँ पर आपके विकल्प है कॉफी, ख गन्ना, ग है गेहूं और घ है रबड़। तो इसमें जो आपका उत्तर है वो है आपका गेहूं। ठीक है, तो एक बार इस फॉर्म पर निशान लगा देते हैं। गेहूं। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? मतलब ये आपको नीचे 4 देश के नाम दिए गए हैं, पूछा गया है कि इनमें से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। मैंने आपको बताया था सहकारी कृषि क्या होती है, जिसमें जो किसानों का होता है वो एक समूह कार्य करता है, वो एक संगठन नहीं बनाता। वो सिर्फ नहीं, सहकारी कृषि मतलब जिसमें कृषकों द्वारा एक संगठन बनाया जाता है, संस्था जो उनकी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करती है और उनको लाभ कमाने में मदद करती है। ठीक है, तो इसका पहला जो विकल्प है वो है क रूस, ख डेनमार्क, ग भारत और घ नीदरलैंड। इसमें जो आपका उत्तर है वो है ख डेनमार्क। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, फूलों की कृषि कहलाती है। इनमें से आपको बताना है कि फूलों की कृषि को हम क्या कहते हैं। पहला जो विकल्प है वो है टूक फार्मिंग, दूसरा कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि या फिर पुष्पोत्पादन। यानी कि देखो, फूलों को पुष्प कहा जाता है, फूलों की कृषि को कहा जाता है पुष्पो उत्पादन, यानी कि पुष्पों का उत्पादन, पुष्पों को बोया जाना। ठीक है, तो इसमें आपका घ है वो आपका उत्तर है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था? पहला है कोल खहोज, दूसरा अंगूरोत्पादन, तीसरा है मिश्रित कृषि और चौथा है रोपण कृषि। तो इसमें जो आपका उत्तर है वो है आपका घ रोपण कृषि। यानी कि जो यूरोपीय औपनिवेशिक समूह थे उन्होंने रोपण कृषि की शुरुआत की थी। ठीक है, प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं। निम्न देशों में से किसने विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? मतलब ऐसे इनमें से कौन से देश है जहां पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? पहला है जो आपका विकल्प वो है अमेरिका एवं कनाडा के 5 प्रेयरी क्षेत्र, ख अर्जेंटीना के पंपाज क्षेत्र, तीसरा है यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र, चौथा है अमेजन बेसिन। तो इसमें जो आपका उत्तर है वो है अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती। ठीक है, अब प्रश्न 6 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ये आपको याद होगा कि कौन सी कृषि जो है मूल रूप से खट्टे फलदार रसों को खट्टे रसदार फलों का उत्पादन करती है। इसमें जो क है वो है बाजारीय सब्जी कृषि, दूसरा ख विकल्प है भूमध्य सागरीय कृषि, ग रोपण कृषि, घ सहकारी कृषि। तो इसमें से जो आपका उत्तर है वो है भूमध्य कृषि। ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि आपको याद होगा, इसमें खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है जिसमें अंगूर मुख्यतः रूप से मुख्य फसल होती है। ठीक है, प्रश्न 7 की तरफ चलते हैं। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? ठीक है, कर्तन दहन कृषि आपको याद होगी, कौन सी कृषि को कहते हैं, प्राथमिक क्रियाओं में हमने पढ़ा था, है ना? तो पहले इसके विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा विकल्प है आदिकालीन निर्वाह कृषि, ग है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और घ है आपका मिश्रित कृषि।
तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वो होगा आदिकालीन निर्वाह कृषि। आपको याद होगा इसमें बताया गया था कि जंगलों को पहले जलाकर एक छोटी भूमि पर कृषि की जाती है, सफाई करके फिर वनस्पति को जलाकर वहां की खाद, उस वनस्पति की राख से खाद का काम लिया जाता है। तो यही तो है, यही वो कृषि थी जिसके कर्तन दहन कृषि कहते हैं, जिसे भारत में झूमिंग भी कहते हैं। ठीक है, आदिकालीन निर्वाह कृषि इसका उत्तर था। प्रश्न 8 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि मतलब जिसमें एक ही प्रकार की फसल को उगाया जाए। ठीक है, तो विकल्प देखते हैं। डेयरी कृषि। अब डेयरी कृषि क्या है? डेयरी कृषि में तो दूध के उत्पादन किया जाता है ना, मतलब जो पशुओं को पाला जाता है जो दूध देते हैं। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि भी एकल कृषि नहीं है क्योंकि इसमें काफी सारी जो है फसलों को एक साथ उगाया जाता है। रोपण कृषि, वाणिज्य, अनाज कृषि। तो इसका उत्तर जो है वो है मिश्रित कृषि। जैसे कि आप मिश्रित कृषि के नाम से जान सकते हैं कि इसमें एक प्रकार की फसलों को नहीं उगाया जाता। ठीक है, और इन्होंने एक प्रश्न में भी ये पूछा कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब ये एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं जो आपसे आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न है यह है जो सीबीएसई के 2013 में के पेपर में पूछा गया था। पहला प्रश्न है कुत्तों एवं रेंडियरों का उपयोग, कुत्ते एवं रेंडियरों का उपयोग बोझा ढोने वाले पशुओं के रूप में किस देश में किया जाता है? इसका उत्तर है आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में। देखो रेंडियर ठंडे इलाके होते हैं ना, तो वहां पर जो आपने कभी देखा होगा बर्फी इलाकों में कुत्ते भी होते हैं, है ना, बड़े बड़े कुत्ते होते हैं जो बर्फी इलाकों में रह लेते हैं। उनकी जो शारीरिक अवस्था है वो उसी जलवायु के अनुरूप होती है। इसलिए ये कुत्ते और रेंडियर का उपयोग बोझा ढोने वाले पशुओं के रूप में आर्कटिक, अभी ये भी बर्फीला इलाका है, और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में किया जाता है। प्रश्न दूसरा है विश्व के कौन से क्षेत्र हैं जहां भोजन संग्रह प्रमुख आर्थिक क्रिया है? मतलब जहाँ की जो आर्थिक क्रिया है, जिस क्रिया से जो उनकी प्रमुख आर्थिक क्रिया है वो भोजन संग्रह, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं? तो पहला है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया तथा दक्षिणी चिली है, और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र जिसमें दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन और मध्य अफ्रीका का जायरे बेसिन आता है। ठीक है, प्रश्न तीसरा आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न उसमें हर बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और ये आपका जो ये अध्याय है प्राथमिक क्रिया उसमें सबसे पहला जो परिभाषा है वो आर्थिक क्रियाओं की आपको बताई गई है। तो इसका उत्तर होता है मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। मतलब वे कार्य मानव द्वारा जो किए जाते हैं जिनके बदले में उन्हें वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, अब है प्रश्न 4। आर्थिक क्रियाओं की मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? जो हमारी आर्थिक क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? आपको याद होगा 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं। ठीक है, प्रश्न 5 प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया कौन सी है? मतलब जो सबसे प्राचीन आर्थिक क्रिया है वो कौन सी है? भोजन संग्रह एवं आखेट। आपको पता है आदिकालीन प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं भोजन संग्रह और आखेट, ये सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रियाएं हैं। यहाँ पे ज्ञात का मतलब है जानने वाली, मतलब जिसको हम जानते हैं। ठीक है, प्रश्न 6 चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं? अब यहाँ पे चलवासी पशुचारण में समुदाय, समुदाय मतलब जो पशु चराने वाले लोग हैं पशुचारक, उसे कहा गया है। तो चलवासी पशुचारण में समुदाय अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारगाह की उपलब्धता, चारगाह मतलब चारा, चारगाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। मतलब चलवासी पशुचारण वो है जिसमें जो पशुचारक है वो अपने जानवरों को साथ लेकर, अपने पालतू पशुओं को साथ लेकर जहां पर उन्हें
अच्छा पानी मिलता है, साफ पानी पीने का, और जहाँ पर अच्छा चारा मिलता है, उसी स्थिति के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थानों पर वे आते-जाते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वे पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं जब सर्दियाँ होती हैं, और जब गर्मियाँ होती हैं तो वे मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। और जब जब वे ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानों में आते हैं ऋतु के अनुसार, महीनों के अनुसार, सर्दी-गर्मी के अनुसार, तो उसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। ठीक है? प्रश्न 7 है, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? देखो, निर्वाह का मतलब होता है जीवन गुजारना, यानी कि सिर्फ यहाँ पर कोई व्यापार की बात नहीं, और निर्वाह मतलब है कि सिर्फ जीवन व्यतीत करने के लिए, हमें सिर्फ अपना पेट भरने के लिए जो कृषि की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है? तो उत्तर पढ़ते हैं, इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। और इसमें आप एक लाइन और जोड़ लेना, क्योंकि इसमें तो अच्छे से बताया नहीं गया है। इसमें आप जोड़ना कि जो कृषि केवल जीवन निर्वाह के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। ठीक है? प्रश्न 8, निर्वाह कृषि को कितने प्रकारों में बांटा गया है? उत्तर है, इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत मतलब वही है, बांटा गया है। पहला है आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी कि जो सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन निर्वाह कृषि है, वो वाली जिसे झूमिंग खेती या कर्तन व दहन कृषि भी कहा जाता है। दूसरी है गहन निर्वाह कृषि। ठीक है? प्रश्न 9, स्थानांतरित कृषि क्या है, अथवा कर्तन एवं दहन कृषि क्या है, अथवा झूम खेती किसे कहते हैं? मतलब अगर ये तीनों प्रश्न में से कोई एक भी आपसे पूछा जाता है तो उसका उत्तर एक ही होगा। वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या होती है? देखो, आदिकालीन निर्वाह कृषि ही है जिसमें एक स्थान से जो कृषक है खेती करके दूसरी भूमि पर चले जाते हैं खेती करने के लिए, है ना? कर्तन और दहन कृषि भी इसी कृषि का नाम है, और झूम खेती भी इसे ही कहते हैं भारत में। ठीक है? तो उत्तर पढ़ते हैं, इस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को काटा व जला दिया जाता है, वहां के जो जंगल होते हैं उन्हें, एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। मतलब जो उसकी जली हुई राख, जंगलों को जला के, वनस्पति को जला के जो राख मिली है उससे भी खाद का काम लेते हैं। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे-छोटे होते हैं, एवं खेती भी पुराने औजारों से की जाती है। आदिकालीन जो औजार थे, मतलब लकड़ी के हल हल जो थे और फावड़े थे, उस कुदाली उनसे। जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि भूमि तैयार करता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कृषि कहते हैं। ठीक है? प्रश्न 10, रोपण कृषि की शुरुआत किन लोगों ने की? देखो, रोपण कृषि जिसमें पौध लगाए जाते हैं, यानी कि छोटे-छोटे पौधे लगाए जाते हैं, इन्हें बीजों की सहायता से नहीं उगाया जाता। ठीक है? तो रोपण कृषि की शुरुआत यूरोपीय लोगों ने की थी, आपको याद रखना है। प्रश्न 11, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन, प्रसंस्करण एवं शोध कार्यों से पीछे क्यों हट रहे हैं? मतलब जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश है, मतलब जो कि बहुत ही ज्यादा विकसित देश है, जहाँ की तकनीकी बहुत अच्छी है, वो जो देश है वो उत्पादन की खनन, मतलब जो खनन करते हैं उसके पर प्रसंस्करण एवं शोधन, मतलब जो उसपे शोध खोज करते हैं, उस कार्य से पीछे क्यों हट रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा, श्रमिक लागत अधिक होने के कारण, मतलब जो उत्खनन कार्य है, उसका शोध करने में जो लगता है, उसे ढूँढने में जो कार्य होता है, उसमें ना श्रमिक की बहुत ज़्यादा संख्या लगती है और उनके काफ़ी ज़्यादा पूँजी इस्तेमाल होती है। इसलिए वे ये वाले कार्य नहीं करते। जो विकासशील देश हैं, जिन देशों में जो है खनिज प्राप्त होते हैं ज़मीन के नीचे, वे उन देशों से आयात कर लेते हैं, ठीक है? वे अपने देश में नई खनिजों की खुदाई नहीं करते, विकासशील देशों से वे आयात करवा लेते हैं अपने देश में, ठीक है? जैसे कि इराक से तेल मंगाया जाता है, ठीक है? प्रश्न 12, विकासशील देश खनन कार्य को महत्व क्यों दे रहे हैं? देखा, यहाँ पर तो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश है जो नहीं कर रहे हैं खनन का कार्य, और यहाँ पूछा गया है विकासशील देश, यानी कि जो देश अभी तक विकसित नहीं हुआ है वे विकास कर रहे हैं। जैसे कि भारत विकासशील देशों में से आता है, विकसित देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है? तो विकासशील देश खनन कार्य को महत्व क्यों दे रहे हैं? उत्तर है, विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर
मतलब वहां पर जो है जनसंख्या ज्यादा है तो उनके पास श्रमिक भी ज्यादा उपलब्ध होंगे, तो उसकी विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। मतलब जो विकासशील देश है वे क्या कर रहे हैं कि जो है इसमें श्रमिक ज्यादा इस्तेमाल होते हैं खनन कार्य में, तो जितना ज्यादा वे खनन कार्य कराएंगे उतने ही ज्यादा उनको, एक तो उनको खनिज प्राप्त होंगे, ठीक है, तो देश को फायदा होगा। और दूसरा ये है कि जितने श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, उनका जीवन भी उससे सुधर जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न थे जो छोटे उत्तर वाले प्रश्न थे। अब बड़े वाले देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, देखो ये प्रश्न सीबीएसई के 2008 के जो प्रश्न पत्र था उससे उठाया गया है। प्रश्न है, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, ये दोनों एक ही कृषि के नाम है, ठीक है, पर इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो आपको यही उत्तर देना है। बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पहली विशेषता, इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। मतलब देखो सब्जियों की, फलों की और पुष्पों की ना मांग हमेशा रहती है। लोगों को सब्जियों की आवश्यकता पड़ती रहती है, फलों की और पुष्पों की भी। तो इनसे ना ज्यादा मुद्रा, ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं। तो ये जो बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि है, इसमें इन्हीं प्रकार की फसलों को उगाया जाता है जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में ज्यादा होती है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। खेत यातायात के अच्छे साधनों द्वारा प्रवाहित होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं। मतलब इस खेतों में इस कृषि में जो है खेतों का आकार जो होता है वो छोटा होता है, और जो खेत होते हैं वो यातायात के अच्छे साधनों द्वारा अ, जुड़े होते हैं। मतलब जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, पुष्प हैं, उनको यातायात के ट्रक व्रक के द्वारा ही तो उन्हें बाजार तक पहुंचाया जाता है, नगरों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, इसलिए अच्छे संसाधनों द्वारा जुड़े होते हैं। प्रश्न है आपका आगे, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताइए। ये सीबीएसई के 2010 के प्रश्न पत्र से उठाया गया प्रश्न है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताना है। आपको पता होगा चलवासी पशुचारण जिसमें जो पशुचारक है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने पशुओं को चराते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन मतलब जिसमें पशुओं को पाला जाता है, ठीक है, और उनसे प्राप्त जो अ, खाल है, जो मांस है, जो सींग है, जो ऊन है, उनसे जो भी उन्हें प्राप्त होता है, चमड़ा वगैरह, उसको वे बाजार में बेच देते हैं। यहाँ पे वाणिज्य का मतलब व्यापार से है, ठीक है। तो उत्तर है, पहले चलवासी पशुचारण बताएंगे हम। चलवासी पशुचारण, इसका अर्थ होता है, चलवासी पशुचारण में पशुपालक यानी कि जो पशुओं को पालते हैं, समुदाय चारे एवं जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। अब देखो सिर्फ पूंजी लगती है, यह पूंजी प्रधान नहीं है, क्योंकि इसमें देखो पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। वे अपने जो मानविक श्रम है उनका, अपनी मेहनत से ही वो इधर से उधर जाते हैं, इतनी लंबी दूरी तय करते हैं। पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है, मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो घास उगती है वे उसी पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, कि जब मैदानों में अच्छी घास उग रही है तो वे मैदानों में आ जाएंगे चराने के लिए जानवरों को, और जब थोड़ा ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ी अच्छी घास है तब वे वहां चले जाते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास पर वे निर्भर रहते हैं। तीसरा है पशुओं की देखभाल। पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती। मतलब उन्हें प्राकृतिक रूप से पाला जाता है, जैसे कि हम सामान्य रूप से किसी जानवर को रखते हैं, उन्हें कोई वैज्ञानिक विधियों द्वारा नहीं पाला जाता। पशुओं के प्रकार, चलवासी पशुपालक एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं। मतलब जो चलवासी पशुपालक होते हैं, वे एक ही समय पर काफी तरह के पशुओं को पालते हैं एक साथ। जैसे सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी और ऊंट पाले जाते हैं, ठीक है। अब क्षेत्र हैं, ऐसे कौन से क्षेत्र जहाँ चलवासी पशुचारण किया जाता है? यह पुरानी दुनिया तक की ही सीमित है, मतलब पहले पुराने लोग ही करते थे। इसके 3 मुख्य क्षेत्र हैं, आजकल भी है पर कहाँ-कहाँ पे? उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया एवं मध्य चीन के क्षेत्र, यूरोप एवं एशिया के टुंड्रा प्रदेश, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप।
अब ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आज भी चलवासी पशुपालन किया जाता है, ठीक है? अब पढ़ते हैं वाणिज्य पशुधन पालन। इसका अर्थ होता है वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित समय पर विशाल क्षेत्र वाले फार्म पर किया जाता है और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। मतलब जो वाणिज्य पशुधन पालन है, इसमें जो पशुपालक है वो अपने पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते उन्हें चराने के लिए या जल की व्यवस्था के लिए। वो एक ही जगह पर बहुत बड़ा-सा फार्म लगा देते हैं, बाड़ा लगाकर, और उसमें ही अ, वहीं पर उनके चारे की व्यवस्था की जाती है और वहीं पर ही उन पशुओं को पाला जाता है, ठीक है? पूंजी, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। मतलब देखो यहाँ पर जब फार्म लगाया जाता है उनके लिए बाड़े लगाने में भी उनकी पूंजी खर्च होती है, और जो पशु हैं, उन पशुओं की जो वैज्ञानिक तरीके से जो उनकी देखभाल की जाती है, उसमें भी उनकी पूंजी लगती है, तो ये ज़्यादा व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है, वाणिज्य पशुधन पालन। पशुओं की देखभाल, पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है और उनकी विशेष देखभाल की जाती है। मतलब उनकी जो चिकित्सक जो सुविधाएँ हैं, वो वैज्ञानिक विधियों द्वारा दी जाती है उन्हें। पशुओं के प्रकार, इसमें उसी विशेष पशु को पाला जाता है, जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल होता है। मतलब मान लो अगर ये जो है वाणिज्य पशुधन पालन ये एक पर्वतीय क्षेत्र पे होता है, तो वहां पर वे भेड़ को पालेंगे क्योंकि भेड़ से ऊन प्राप्त होता है और उनके सींगों से को भी वो बाजार में बेच सकते हैं, तो वे उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वे जो उस क्षेत्र में अत्यधिक अनुकूल होता है, जो आसानी से मिल जाएगा, उसी पशु को ज्यादातर पाला जाता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है, यह मुख्यतः नई दुनिया में प्रचलित है। मतलब आजकल ये जो है पशुधन पालन, वाणिज्य पशुधन पालन ये आजकल ज़्यादा प्रचलित है। विश्व में न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। तो ये मैंने कुछ प्रश्न दिखाए आपको, जिस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आपके पेपर में, आपको तैयारी करके जानी है। और ये वे प्रश्न थे जो ज़्यादातर आपसे इस अध्याय से पूछे जाएँगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, और अगर आपको ये जो आपके प्रश्न हैं, ये अगर आपको नोटबुक में लिखने हैं अपनी कॉपी में, तो आप इस वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं।